हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा, जो कुछ बोलूँगी इशू तब ना आवाज़ आएगी, पहले आवाज़ आ जाएगी। अभी कल वाली वीडियो सचिन का देख लो, कल वाली वीडियो। कल का बेटा मैं एक बात बताती हूँ आपको, कल आपका स्पोकन का फर्स्ट क्लास था, तो कल वाली वीडियो एक बार चेक करो, अभी तक क्यों नहीं मिली उन लोग को, बता दो। और वो 24 आवर्स तो लग जाता है बेटा, 24 आवर्स लग जाता है। कुमार, जो आपका क्वेश्चन है अभी मैं आ रही हूँ, मैं बताती हूँ, रुको। सबको अच्छे से दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब ठीक है? शुभम, देख लो अपना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक कुमार, आपने जो कहा है मैं बताती हूँ, मैं इवनिंग में क्लास लेती हूँ, मैं आते कहती हूँ गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ बहुत जो अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिशनल इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं ना, उनका कहना है फर्स्ट मीटिंग इज़ ऑलवेज गुड मॉर्निंग। ये सब नहीं चलता अब, ठीक है? इसीलिए आप ध्यान रखना, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, दोपहर में 12 बजे के बाद मिल रहे हो तो गुड आफ्टरनून, 3 बजे के बाद मिल रहे हो तो गुड इवनिंग, रात को 11 बजे भी मिल रहे हो तो भी गुड इवनिंग, लेकिन जब आप वापस जाने लगते हो तब रात में कहोगे गुड नाइट वापस में। और जैसे अभी 12 बजे मान लो अगर वापस जा रहे हो तुम, तो गुड डे बोल के जाओगे क्योंकि मेरे पास पूरे दिन पड़ा हुआ है ना? और अगर शाम को भी 7 बजे अगर जा रहे हो तो भी गुड नाइट बोल के जाओगे, क्योंकि विदाई में ही सिर्फ गुड नाइट बोला जाता है, सिर्फ विदाई में गुड डे बोला जाता है। जब मिलते हो तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, ठीक है? हाँ, देवेंद्र का प्रॉब्लम देखिए क्या है। अब बहुत ध्यान से जो मैं समझाऊंगी कंपल्सरी इंग्लिश में, ये सुन लो अच्छे से। सी, कंपल्सरी इंग्लिश में जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक प्रॉब्लम होता है कि सबसे पहले उनके पास नॉलेज बहुत होता है, वो इतना कुछ पढ़े रहते हैं कि उनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, और ना ही कभी उनके पास कोई ऐसा मुद्दा होता है जिस पर वो आधा घंटा डिबेट या डिस्कशन नहीं कर सके। लेकिन जैसे इंग्लिश की बात आती है वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो शब्द नहीं होते हैं, वो स्ट्रक्चर नहीं होता जिससे बना सकें, क्योंकि वो सारा का सारा जितने करंट अफेयर्स भी है वो हिंदी में पढ़े होते हैं, जितना वो संविधान पढ़े हैं वो हिंदी में पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स जितने भी पढ़े हुए हैं सब कुछ चीज़ें वो उन्होंने हिंदी में पढ़ रखा है, तो उसको एग्जैक्ट जो वर्ड होता है वो समझ में नहीं आता है कि उस शब्दों का इंग्लिश कैसे किया जाए। ये जो बैच है ये कंप्लीट बैच, सिर्फ ध्यान रखना, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ जो एक लेवल के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको मैं कहूँगी जो एसएससी का डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहा हो, असिस्टेंट कमांडेंट दे रहा हो, आईएएस का कंपल्सरी इंग्लिश की बात कर रहा हो, जुडिशियरी की बात कर रहा हो, और उनको ये महसूस होता है कि भाई मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन इंग्लिश में करूँ, मैं चाहता हूँ इंटरव्यू इंग्लिश में दूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि कंपल्सरी इंग्लिश जैसी छोटी सी चीज़ है उसमें फेल करके यार मुझे नहीं समझ में आता है, आप लोग इतना मेहनत करते हो, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स जिसको कहते हैं पूरे जनरल स्टडीज़ को तैयार करते हो, ऑप्शनल तैयार करते हो, और कहाँ फेल करते हो उसमें जो कि फेल नहीं होना चाहिए, इतना थोड़ा सा चीज़ है वो। इंग्लिश में यही प्रॉब्लम है कि जब आप कहीं स्पोकन में क्लास में करने जाते हो तो वहाँ पे छोटी छोटी बात का डिस्कशन सिखाया जाता है, जो मैं स्पोकन में करा ही रही हूँ,
है ना, कहेंगे कि ठीक है अपने बारे में कुछ बताओ, थोड़ा सा लव मैरिज के बारे में बता दो, थोड़ा सा आप कहीं गए हो तो रेस्टोरेंट में कैसे बात करते हैं, टेलीफोन में कैसे बात करते हैं। वो स्टूडेंट जो एक लेवल का हो चुका है, जो 20-25 साल का हो चुका है, जब वहाँ पर जाता है तो फील करता है यार मैं तो छोटे छोटे बच्चे जो गर्मी छुट्टी के मौसम में पहुँचते हैं उनके साथ बैठकर ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। वो फील करते हैं कि अपने आप का कंप्लीट वेस्टेज, इसलिए फिर वो वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप देखो, सबसे मेन चीज़ है बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसमें होंगे। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पे कई बार ये भी कहेंगे कि मैम हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम हिंदी में क्यों नहीं बोल सकते। बोलिए, आप संवैधानिक अधिकार आपका भी है, तो यूपीएससी वालों ने भी अपना अधिकार इस्तेमाल किया, आपके रिजल्ट्स कम हो गए, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि भाई एक ही चीज़ जान लो, अगर हमें जो मेरा एम ऑफ लाइफ है वो बनने के लिए मुझे चाइनीज़ भी पढ़ना पड़े तो मैं चाइनीज़ में भी परफेक्ट हो जाऊंगा। ये फील रखो, ये आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि हिंदी में कुछ साइंस भी है ना, उसके लेटर्स में साइंस है, उसके पूरे वर्णमाला में साइंस है, लेकिन इंग्लिश में कहीं कुछ नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ यही है एक ही चीज़, प्रैक्टिस, और दूसरी चीज़ वोकैबुलरी। तो हम चलेंगे बहुत छोटे छोटे ग्रामर के पोर्शन में, जहाँ पे ध्यान रखना आप एक कॉपी बनाना, और कॉपी में जब आप लोग जो पेज बनाओगे ना, जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, ये सुनो, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी। जैसे मान लीजिए आपका ये पेज है, ठीक है, इस पेज में जैसे आपकी कॉपी आपका पेज है ये, इस पेज में एक थोड़ा सा पोर्शन किनारे का ऐसे बना के रखना, जहाँ पर जैसे मैं ग्रामर पढ़ाऊँगी तो आपको ग्रामर में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया, सेंटेंस के बीच में हो सकता है कहीं पर एक छोटा सा प्रेपोजिशन का पॉइंट आ जाए, या छोटा सा कोई प्रोनाउन का पॉइंट आ जाए, या फिर छोटा सा कोई एडजेक्टिव का पॉइंट आ जाए, तो मैं क्या कहूँगी आप यहाँ पर किनारे पर यहाँ पे नोट करते रहिए। क्योंकि जानते हो एक चीज़ बताती हूँ मैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं इंग्लिश, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मिल के बनी होती है, और वो छोटा सा चीज़ करने के लिए आप एक बड़ा सा चैप्टर पढ़ने के लिए भी ज़रूरत क्या है। जैसे मैं कराते जाऊं वैसे आपका होता चला जाना। ये बेटा एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको, आप एक काम करो, आपके जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस आप लिख के छोड़ दो, मैं थोड़ी देर में 15-20 मिनट में आपके क्वेरीज में आ जाऊँगी, ठीक है। और आपके जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का क्वेरी है वो टेक टीम देख लेगा, जो बाकी पढ़ाई से रिलेटेड वो मैं देख लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं फ़्लो में हूँ, तो मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ आपको कि आपके कॉपी में मुझे जो पेज हो आपके कॉपी का, उस कॉपी के पेज में मैं बस यही चाहूँगी कि आप कम से कम एक पेज में किनारे थोड़ा सा स्पेस रखना, जहाँ पे मेरे जो मैं कहूँ वो नोट करते जाना, बाकी आप अपना पूरा कंप्लीट ऐसे नोट्स बनाते रहोगे, ठीक है। नाउ सी, हम लोग यही सेम काम कर रहे थे यूट्यूब में भी, लेकिन वहाँ पे मैं इतना सीरियसली और इस लेवल के सेंटेंसेस नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो क्राउड होता है वो मिक्स्ड होता है। आज से जो मेरा क्राउड होगा इस पेड बैच में, दैट विल बी ओनली ऑफ यूपीएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी डिस्क्रिप्टिव, जुडिशरी, and all the students who want to write everything in English whatsoever, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले मैं आपको ग्रामर पोर्शन में चलती हूँ, जो ग्रामर का मैं आपको समझाना चाहूँगी। एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इंग्लिश में जो भाषा होता है, उस भाषा को लिखने के लिए आपका जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मैं आपको आज पीडीएफ शेयर करूँगी,
वो जो लिखने के लिए एक जो आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर में पहले हम चलते हैं, उसके बाद मैं इसमें आपको लेके चलूँगी। तो इसीलिए सबसे पहले आ जाओ, कहाँ से होता है यार ये इसको बंद करिए। चलो सुनो, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम इंग्लिश में बेसिक चीज़ देख लें। तो आप जो कल क्लास कर चुके हो उनके लिए मैं ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट में, मैं जानती हूँ शशि ये सबका प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। इंग्लिश में सबसे पहले बेटा आप लोग जो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए लिए हो, इन लोग का एक छोटा सा सजेशन मैं दूंगी, आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे, ठीक है ना? क्योंकि अब आपको लिखना है। डिस्क्रिप्टिव में ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं कि छोड़ो, आप पहले सुनो ध्यान से और पढ़ो, बाद में नोट्स बना लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए ताकि आप अटेंटिवली पढ़ सको। रिमेंबर, इंग्लिश में जो मैंने आपके स्पोकन क्लास में कैपिटल लेटर का यूज़ बताया है, ये कैपिटल लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और स्मॉल लेटर्स का जो यूज़ बताया है कि भाई स्मॉल लेटर्स बाकी सभी जगह यूज़ होता है, इन दोनों का सबसे पहले यूज़ याद रखना। पहला पॉइंट ये है जो आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको वो ये रखना है कि आपकी हैंडराइटिंग कर्सिव होनी चाहिए, क्योंकि हैंडराइटिंग अगर कर्सिव होता है तब एहसास होता है कि हाँ बंदा पढ़ा लिखा है, इसकी स्कूलिंग अच्छा था, इसीलिए स्कूल में इसको ये सब चीज़ें पढ़ाई गई है। तीसरा चीज़ है कि जो स्पेलिंग्स है वो स्पेलिंग्स में अगर आप स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे, अगर कहोगे मैम कांट ऐसे लिख देते हैं कुछ लोग, मैं कहती हूँ भाई डबल एन नहीं होगा, तो कहता है वो गलती हो गया। बेटा ऐसी गलतियाँ नहीं होती है, ये बताता है कि आपका एजुकेशन बहुत ख़राब है। क्या बताता है कि आपका स्कूलिंग बहुत ख़राब जगह से हुआ है। इतनी छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं ना, वो सीधा सीधा एजुकेशन पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। इसलिए स्पेलिंग्स ठीक है, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स गलत हो जाते हैं बच्चों के, तो अंडरस्टैंडेबल है वो चीज़ है, लेकिन अगर स्मॉल स्पेलिंग्स मिस्टेक करते हो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए ये तीन चीज़ें हैं जो आपको देख कर चलना है। कल भी मैंने इस बात को बताया था आपको कि जब मैं नीतू लिखती हूँ तो मेरा बाकी सारा कर्सिव है, मेरा कैपिटल लेटर किसी से कनेक्टेड नहीं होगा। द रीज़न इज जो कैपिटल लेटर होता है वो कनेक्टेड नहीं होता। देखिए इसका कोई सिर या पूछ नहीं है, ठीक है ना, कोई सिर या पूछ नहीं है। लेकिन जब स्मॉल लेटर होता है तो उसका एक पूछ होता है और एक सर होता है जो आगे वाले से कनेक्टेड हो सकता है। देखो अब जब डॉट लगाना था तब मुझे उठाना पड़ा, आई जे के एल, जे में लगाना पड़ा। उसके बाद जब मैं एस टी लिखूंगी तो टी को काटने के लिए उठाना पड़ेगा। सो रिमेंबर, पंकज का देखो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जब ये स्मॉल लेटर लगाते हैं तो देखो ये कर्सिव बन रहा है मेरा, और जब बिग लेटर्स लगाएंगे तो कर्सिव नहीं होता, इसीलिए देखो वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बाकी सारा कनेक्टेड है। इसीलिए आज के बाद जब आप लिखो, क्योंकि आपको मैं लिखना सिखा रही हूँ, तो कोशिश क्या करोगे कि हमेशा कर्सिव हैंडराइटिंग, और इसका ध्यान रखोगे जो मैंने कैपिटल लेटर कहा था, जहाँ जहाँ इस्तेमाल करना है वहाँ कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना, ठीक है। बहुत सीरियसली नेक्स्ट बात सुनो,
नेक्स्ट चीज, जब आप एक सेंटेंस लिखना चाहते हो तो उसमें कई शब्द होते हैं, है ना, कई शब्द होते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, तो लगता है कि अच्छा मैम ने बताया क्या, मैं पढ़ा सकती हूँ, यानी मैम ने अपनी एबिलिटी बताई है। इसका मतलब है सबसे पहले जो हमको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस को समझना पड़ेगा, यानी अंडरस्टैंड, समझिए, अंडरस्टैंड द क्या, अंडरस्टैंड क्या, द मीनिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे, द आइडिया दैट यू वांट टू कन्वे। तो सबसे पहले तो आइडिया और मीनिंग ऑफ व्हाट आई सेड उसको आपको समझना पड़ेगा। पहले आपने जैसे आइडिया समझा तो समझ में आ गया कि मैम ने अपनी एबिलिटी यानी क्षमता की बात की है, मैम ने अपनी क्षमता की बात की है। जैसे समझे अच्छा एबिलिटी की बात की है, तो फिर तीसरी बात आपको याद आना चाहिए कि हम क्षमता के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना, जब भी आप क्षमता की बात करते हो तो डिपेंड करता है भाई प्रेजेंट की क्षमता की बात कर रहे हो कि इस क्षमता की बात कर रहे हो जो कि पास्ट की थी। फिर हम सेंटेंस वापस सोचते हैं, क्या सोचा था कि मैं पढ़ा सकती हूँ, सकती हूँ मतलब प्रेजेंट की बात कर रही है मैम। जैसे प्रेजेंट की क्षमता की बात समझ में आया, समझ जाओ मैं कैन लगाऊंगी, ठीक है। इसका मतलब जब आप प्रेजेंट की क्षमता की बात करते हो तो आप कैन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। देवेंद्र, मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं रुको कन्वे कर रही हूँ, रुको, ठीक है। अभी रुको बेटा, पंक्चुएशन तो खैर बहुत आगे की बात है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी पहला क्लास है। जैसे क्षमता की बात करते हैं, मैं पढ़ा सकती हूँ मैम ने कहा है, इसका मतलब प्रेजेंट की क्षमता है। याद रखना, हम प्रेजेंट की क्षमता के लिए कैन लगाते हैं और पास्ट की क्षमता के लिए कुड लगाते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम सिर्फ, मैंने क्या कहा, थोड़ा सा ग्रामर, ढेर सारा प्रैक्टिस, ताकि वोकैब आपके पास सारा आ सके, ठीक है ना। अब आओ ध्यान से सुनो, जब प्रेजेंट की क्षमता की बात कर रहे हैं तो कैन है। अब ये कैन क्या है, तो भाई ये कैन एक शब्द है। क्यों? कैन का मतलब होता है, नाउन के रूप में कैन का मतलब होता है, जैसे कोई कनस्तर होता है उसको कैन कहते हैं, है ना। मॉडल के रूप में कैन का मतलब क्या है, तो ये एबिलिटी बताता है। इसका मतलब है कि कैन एक ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग है। तो व्हाट इज अ वर्ड, वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स यानी कि अक्षर से बने हुए समूह जिसका कोई अर्थ होता है, वो कैन होता है, ठीक है। अब इस कैन से अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे ही और वर्ड्स मुझे चाहिए जिसको मिला के मैं एक मीनिंगफुल वाक्य तो बना दूँ। इसका मतलब हो गया कि देखो ध्यान से, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होता है ना, वो मिलके एक वर्ड बनाता है। और कैसा होना चाहिए वो, भाई ऐसा कुछ नहीं, जिसका मीनिंग हो वो होना चाहिए। लेटर्स का समूह मिलके वर्ड बनाता है, और उसके बाद ये जो वर्ड है इसको आगे बढ़ाना है, तो ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये मिलके सेंटेंस बनाता है, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स लोगे तो एक सेंटेंस बनेगा। सो हमें तो यही सेंटेंस चाहिए। और ध्यान रखना, जितना आपके पास नॉलेज आए क्लास बाय क्लास, उतना ही आप आगे उसको एक्सटेंड करते जाना, धीरे धीरे फैलाना। जैसे आप कहोगे अभी पहले क्लास में पंक्चुएशन, देखो पंक्चुएशन का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखे हो, है ना, तो वो सब टाइम लगेगा। फ्यूचर की एबिलिटी बात कर रहे हो आकाश, आज मैं फ्यूचर में हूँ ही नहीं, मैं पास्ट में भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं प्रेजेंट में हूँ, ठीक है, इसलिए रुक जाओ, ठीक है बेटा। देखो बासुकी, एक चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, आप कहते हो कि आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो क्योंकि बिहार का एजुकेशन सिस्टम है। एक बात बताऊँ आपको, बिहार का एजुकेशन सिस्टम है या यूपी का कहीं का भी है, मैं कहूँगी चलो बहुत रद्दी एजुकेशन सिस्टम है आपके क्षेत्र का, मानती हूँ, चलो एक बात बताओ, आपने जीएस तो खुद कर लिया,
आप आईएएस की तैयारी करने की हिम्मत कैसे कर दिए? मैं तो यही कहूँगी यार, तुम्हारा इतना खराब एजुकेशन सिस्टम है आपके क्षेत्र का, आपकी हिम्मत कैसे हुई आईएएस का तैयारी करने का? किया ना हिम्मत, क्यों किया? क्योंकि आपको महसूस हुआ मैं बन सकता हूँ। तो फिर यार इंग्लिश को लेकर आप बिहार के बारे में बात कैसे कर सकते हो? याद रखना, कितने मैक्सिमम जो कहते हैं ना बिहारी ही है जो आईएएस बनते हैं। इसलिए मैं बताती हूँ कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को दोष दे रहे हो इंग्लिश के लिए। मैं तो कहूँगी भाई एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है तो आपको तो हिम्मत ही नहीं करना चाहिए आईएएस बनने का। आपने किया ना, लेकिन क्यों किया आपने? इसलिए किया है क्योंकि आपको लगता है यार मेरे क्षेत्र से इतने आईएएस बनते हैं, मैं क्यों नहीं बन सकता। लेकिन याद रखना कि इंग्लिश के मामले में आप सेम एक्सप्लेनेशन नहीं देते। आप इंग्लिश के मामले में ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो, बाकी के मामले में नहीं देते हो। वरना देखा जाए एजुकेशन सिस्टम अगर ख़राब होता है ना तो हर सब्जेक्ट में ख़राब होता है, खाली इंग्लिश में नहीं होता है। अब और ध्यान से सुनो मेरी बात। ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड बनाता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस का मेरा मतलब क्या हुआ भाई? सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच, पढ़ा सकती हूँ क्या? इंग्लिश। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। और ये सेंटेंस क्या है? देखो, एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द और चौथा शब्द। तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ आई कैन इंग्लिश टीच? मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। हिंदी में होता है मैं इंग्लिश, आई इंग्लिश पढ़ा टीच सकती हूँ, कैन, आई इंग्लिश टीच कैन। बोलोगे नहीं, ये तो क्या बोल दिया आपने। क्यों? क्योंकि वो जो लेटर्स होते हैं वो मिलके शब्द तो बन गया, लेकिन शब्द को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। सबसे पहले जो व्यक्ति काम कर रहा है, यानी ये पढ़ाने वाला जो करता है, वो सबसे आगे आएगा। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है करने वाला, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सबसे आगे बैठा हुआ है। उसके बाद कैन का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इसका मतलब है भाई कि अगर आप टीच यानी कि मेन वर्ब लगाना चाहते हो तो मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। जो मुख्य क्रिया है, ठीक है, उस मुख्य क्रिया के पहले हम जो हेल्प करने वाला कैन है वो लगा रहे हैं। मैं और कुछ नहीं लिखूंगी, सीधा कैन उतार रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की क्षमता बताना चाह रही हूं, यानी वर्तमान की क्षमता। मैं आज इसके आगे हूं ही नहीं, इसलिए मैं आगे का कुछ भी नहीं बताऊंगी। सब्जेक्ट करने वाला कर्ता सबसे आगे आएगा, फिर सीधा सीधा। अब मैं आपको चाहे जैसा घुमा फिरा के वाक्य दूं, हो सकता है मैं आगे पीछे करके सब कुछ मिक्स कर दूं, कुछ नहीं देखना। आप सिर्फ देखना इसमें कर्ता कौन है, उसके बाद सीधा कैन लगाना, क्योंकि उसमें सब में क्षमता की बात होगी। उसके बाद देखना कि मेन क्रिया क्या है, और मेन क्रिया में जो वर्ड दूंगी मैं वही वर्ड उतार दोगे। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब का कोई झंझट नहीं है। जो भी मेन वर्ब होगा ना, जो उसका शुद्ध रूप होगा उसको बेस फॉर्म कहते हैं, उसी शुद्ध रूप को उतार देना बस, ठीक है। और मेन वर्ब के बाद जो सवाल उठता है, मैं पढ़ा सकती हूँ क्या, मैं पढ़ा सकती हूँ किसको, ये जो जवाब आता है ना वही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कहते हैं कर्म। जब ये कर्म दिया होता है, इसके बिना वाक्य नहीं बनता, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। ये मेन सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। अगर मैं खाली कहूँ कि मैं बोल यस शशि, अगर आप चाहो तो अभी बैठ के पढ़ लो, समझ लो, और उसके बाद सेकेंड टाइम देखो तो आप बोल लेना, आप लिख भी लेना, ठीक है ना। क्लियर? पहली बार आप समझ लो, दूसरी बार चाहो तो आप नोट्स बना लेना, क्योंकि आप तब तक समझ जाओगे नोट्स कैसे बनाएंगे। इसका मतलब है कुछ नहीं करना, सबसे पहले खोजना करने वाला कौन है, फिर देखना क्षमता वाली सेंटेंस है,
फिर उसके बाद मेन जो वर्ब होगा उसका जो मूल रूप होगा वही लिख देना, और उसके बाद वो काम किस पर हुआ वो सीधा लिखोगे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यही तो है, मैं पढ़ा सकती हूँ क्या, इंग्लिश। मैं पढ़ा सकती हूँ किसको, स्टूडेंट्स। क्या और किसको का जो जवाब होता है ना, वही तो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और टीच क्या है, मुख्य क्रिया है। ज्ञान क्या है, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी बेटा, मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी लेके आई हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? बेस फॉर्म क्या होता है शालिनी, सुनो, कुछ नहीं। जो वर्ब का मीनिंग पूछोगे ना कि मैडम करने का मीनिंग क्या होता है, मैं कहूँगी डू, वही बेस फॉर्म है। जो शुद्ध रूप है, क्योंकि डू का डज भी होता है, डिड भी होता है, डन भी होता है, मैंने डू कहा क्यों, क्योंकि उस डू से ही सारे फॉर्म्स बने। ठीक है ना। मैम होने का इंग्लिश क्या होता है, मैं कहूँगी बी, बी ई बी। अब बी से इज एम आर बना है, बी से वॉज वर बना है, बी से बीन बना है, बी से बींग बना। किसी की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं इतना डिफिकल्ट चीज़ें कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, मैं कह रही हूँ बी। शुद्ध रूप पूछो मुझसे वर्ब का, पहले तो सबसे पहले वर्ब पहचानने की कोशिश करोगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचानने की कोशिश करोगे। और आज ढेर सारे हम सेंटेंसेस, ढेर सारे वर्ड्स जो क्लिष्ट वर्ड्स है उनको करेंगे। ठीक है ना। जरा पूछो लास्ट क्लास का ये नमन का भी देख लो। क्लियर हो गया? बोलो समझ में आया आपको? क्लियर? अब इसको आप ध्यान रखोगे कि मैंने जो समझाया है ये बस इतना ही पढ़ाया है मैंने, और कुछ भी नहीं पढ़ाया, ये ध्यान रखो आप। ठीक है। चलिए, चलिए अब जरा ध्यान से सुनना। मैं जो सेंटेंसेस दे रही हूँ आपको, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप के सेंटेंसेस भी आगे हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या है। आज हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं, शिक्षा हमारा उत्थान कर सकता है। उत्थान के वर्ड में फंसोगे आप, अभी बताऊंगी। सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, मतलब हम अगर ये कहेंगे किसी और के लिए की बात हो रही है। आगे आओ। सरकार किसी को की नागरिकता नहीं छीन सकती है, बच्चे और बुजुर्ग बाहर नहीं जा सकते हैं, हम अपनी शिकायत के निदान, देख रहे हो वर्ड, निदान के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अब हम धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 18 साल की उम्र की लड़की अपने जीवन साथी को चुन सकती है। हम प्रवासी मजदूर की समस्या समझ सकते हैं। जरा ध्यान से देखना। आप किसान और सब्र नहीं रख सकते हैं, लोग सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। देख रहे हो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखो। चीन सच नहीं छुपा सकता है, अब गरीब को अपने खाते में पैसे मिल सकते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए हमारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती है, जैसे कि अमेरिका वगैरह में हुआ है। हम वुहान में अभी भी कोरोना के केसेस देख सकते हैं। ठीक है। और पैकेज तत्कालिक राहत नहीं दे सकते हैं, ये वायरस पूरे मानव जाति को खत्म कर सकता है। अब हम समझ सकते हैं, देखो इसमें दो सेंटेंसेस है, कि एक वायरस भी हमारे जीवन को पटरी से उतार सकता है। देखो पटरी से उतारना, कोई भी एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ऐसे बनाना है ना आपको इंग्लिश में, तो ऐसे बनाने के लिए पहले छोटे पैराग्राफ तो बनाने आना चाहिए ना। ठीक है ना रोहन? सेंटेंसेस देखो बेटा। आज हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, अब कोई हमें हमारे अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। यानी कि अगर मैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें,
ठीक है ना, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है, या हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें, या हम चलो रिजर्वेशन में ही करना है, रिजर्वेशन के बारे में लिखना है, तो एक भूमिका तो बांधनी पड़ेगी ना उसका। तो वो देखो, हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता है, कोई भी हमें अपमानित नहीं कर सकता है, हमारी जाति हमारे व्यवसाय को निर्धारित नहीं कर सकती है, सी द वर्ड, ठीक है ना। हम डॉक्टर, वैज्ञानिक या अफसर बन सकते हैं, कोई भी जाति सूचक या नस्ल सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। मैंने कर सकता है, कई बार हम नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ जाना कि कर सकता है। इसके लिए उसे सजा मिल सकती है। हम अपने संविधान की खूबसूरती महसूस कर सकते हैं और हम अब एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। यानी कि ये सब ध्यान दो आप ये सारे वर्ड्स को, और you will feel that these are the sentences that you need when you speak, when you write and when you want to convey your thoughts. इसीलिए पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारे जो सेंटेंसेस होंगे उसके स्ट्रक्चर इस तरह के होंगे। अब ये तो मैं आज कराऊंगी, अब आपका काम क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा है आपको, हमेशा एक ही चीज़ समझाया, बेटा पॉकेट में 200 रुपया है तो 500 की खरीदारी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि जब मैंने एक स्ट्रक्चर सिखाया है तो अपने दिमाग को उसी स्ट्रक्चर पे और काम करवाओ, ठीक है, और काम करवाओ। और कैसे करोगे, तो उसी सेम स्ट्रक्चर पे और जो जनरल अवेयरनेस के सेंटेंसेस है, ठीक है ना। यानी कि अब चीन नहीं बच सकता है, अमेरिका चीन के खिलाफ कोई भी स्टेप यानी कोई भी कदम उठा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि हम लेकिन अमेरिका का इस मामले में साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने से खतरा मोल सकते हैं। क्यों खतरा मोल सकते हैं भाई, चीन हमारा पड़ोसी है ना। कहते हैं कि क्या आप अपने दुश्मन चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते, आप अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते। इसीलिए वही मैंने कहा कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। यानी अमेरिका को दोस्त हमने बना लिया लेकिन पड़ोसी में हम चाइना का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम अमेरिका का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने दोस्त तो चुन सकते हैं, हम अपने पड़ोसी को नहीं चुन सकते। इस तरह के सेंटेंसेस सोचो ना, दुनिया भर के सेंटेंसेस बनेगा। पहले मुझे बता दो बेटा, यहां तक क्लियर है? एंड रोहन, आई हैव टोल्ड सेवरल टाइम्स दिस बैच इज फॉर दोज पीपल जिनको इंग्लिश नहीं आती और वो चाहते हैं इंग्लिश में हम ऐसे लेटर वगैरह लिखें, हम प्रेस ही करें, हम कॉम्प्रीहेंशन करें। इसीलिए यहाँ हम हिंदी मीडियम को भी खास कर लेके चलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए वोकैबुलरी भी मिल जाएगा उसको यहाँ पे, और काफ़ी क्लियर भी होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले कंपल्सरी इंग्लिश की वजह से और इंटरव्यू में भी जो फेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, उनके लिए बताओ, जल्दी से रिफ्रेश करके मुझे पूछिए। सबको क्लियर है ना बेटा जो समझा रही हूँ मैं? तो आपको मैंने सेंटेंसेस का लेवल दिखा दिया। अब मैं चाहूँगी ऐसे ही लेवल के सेंटेंसेस आप बना के दिखाइए मुझे, ठीक है? चलिए, आइए फर्स्ट सेंटेंस में। आज हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। आज, टुडे, हम, तो हम लिखने के पहले कॉमा लगाना। क्यों? क्योंकि टुडे के साथ वो अटैच्ड नहीं है वर्ड। टुडे वी कैन। अब देखो सब्जेक्ट पहले तो हम है, ठीक है। चुन सकते हैं बता रहा है, प्रेजेंट की बात है, वी कैन। चुनना का इंग्लिश होता है चूज। चूज क्या? कोई भी का मीनिंग होता है एनी, और व्यवसाय का मतलब होता है प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। टुडे वी कैन चूज एनी ऑक्यूपेशन। Yes, the third world war can take place, can happen, ठीक है ना? क्लियर है सबका? आ जाओ, नेक्स्ट आओ।
लोग किसी को भी, आप लोग अपना क्वेश्चंस लिख के छोड़ दो बेटा, लास्ट के 15 मिनट्स में मैं सारा क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है। आप लोग के कोई भी तरह के सेंटेंस दिमाग में आ रहे हैं आप लिख के छोड़ते जाओ। मैंने यही कहा ना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ दिमाग का खेल है। मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर है आज, अब उसी स्ट्रक्चर में मैं IAS के लेवल के, जुडिशियरी के लेवल पे कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकती हूँ, बस सोचो, बनाते चले जाओ। लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं, लोग का इंग्लिश होता है पीपल, पर्सन्स मत बोलना, पर्सन्स का मतलब हो जाता है व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। जैसे 5 लोग बैठे हैं तो 5 पर्सन्स आर सिटिंग, है ना। पीपल, किसी को भी वोट दे सकते हैं, पीपल कैन। अब सुनो, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पीपल कैन वोट फॉर एनीवन लगा सकते हो, क्योंकि वोट फॉर कांग्रेस एंड वोट फॉर बीजेपी सुने हो ना, तो पीपल कैन वोट फॉर एनीवन। लेकिन मैं आपको पीपल कैन वोट के फॉर कहाँ से आ रहा है मैम, तो मैं आपको ऐसे ही चीज़ें लिखवाना चाहूँगी जो मैंने आपको कहा है कि अपने पेपर में, अपने कॉपी में जो आपका पेज है उसमें मैंने कहा था किनारे एक छोटा सा मार्जिन बनाना था आपको, वहाँ लिख देना वोट फॉर बीजेपी, है ना, वोट फॉर कांग्रेस। लेकिन अभी मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने द छोड़ दिया, ठीक है ना। अदरवाइज होता वोट फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड वोट फॉर द बीजेपी, यानी वोट के साथ खाली फॉर लगा के छोड़ दो बस, कि वोट के साथ फॉर लगता है। पीपल कैन वोट फॉर एनीवन, लेकिन इसका थोड़ा और एक बेहतर स्ट्रक्चर दे दें। देखो क्या होता है, जिसको आप वोट देते हो उसके पास पावर आ जाता है ना, वो एक सत्ता में बैठ जाता है, यानी लोग सत्ता पर पहुंचा सकते हैं किसी को वोट देकर। तो एक और स्ट्रक्चर लिख दो, पीपल कैन वोट। अब यहां पर एनीवन नहीं लगाना, फॉर मत लगाना, वोट एनीवन टू पावर, इसीलिए 2 स्ट्रक्चर लिखोगे वहां पे, वोट फॉर, है ना, यानी कि किसी के लिए वोट देना, और सत्ता पर काबिज करवाना तो वोट एनीवन टू पावर, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर क्या कहा, वोट फॉर एनीवन और दूसरा वोट एनीवन टू पावर। क्लियर हो गया बेटा। वोट देना इज कास्ट अ वोट, है ना, लेकिन यहां पर मैंने कहा किसी को भी वोट दे सकते हैं। अगर मैं कहूंगी लोग वोट दे सकते हैं तब मैं कहूंगी कास्ट, तब वहां पर वोट देने के लिए कास्ट होगा। यहां पर बेटा वोट जो है खुद ही वर्ब के रूप में आ रहा है, इसलिए मैंने कहा पीपल कैन वोट फॉर एनीवन या पीपल कैन वोट एनीवन टू पावर। ये 2 स्ट्रक्चर याद रखना। शिक्षा हमारा उत्थान कर सकता है, उत्थान करना, इनका इंग्लिश होता है अपलिफ्ट। महसूस हो रहा है आपको खुद ही, आप ऊपर, लिफ्ट मतलब समझते ही हो, है ना। यस, धर्मवीर बिल्कुल सही कर रहे हो। पीपल कैन गिव वोट फॉर एनीवन नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपने वोट वर्ड, मैंने एक चीज़ ध्यान सुनो, एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लेना आप लोग, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ठीक है। हालांकि इस डिक्शनरी को जब से मैंने स्टूडेंट्स को कहना शुरू कर दिया है ना, तो यहाँ के इंस्टीट्यूट्स वालों ने क्या कर दिया है, उसमें अपना एडवर्टीज़मेंट करना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो अच्छा खासा, जिनको फंडिंग मिला हुआ है, जहाँ तहाँ अपने एडवर्टीज़मेंट करते रहते हैं, ठीक है। अब सुनो, मैरियम वेबस्टर में जब आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे चेक करना है और कैसे पढ़ना है आपको। सबसे पहले मैरियम वेबस्टर तो आप डाउनलोड कर लेना, इसीलिए क्योंकि ये ऑफलाइन भी चलता है। अब मैं आपको समझाती हूँ उसको करना कैसे आपको। जैसे आपने कहा गिव वोट, ठीक है, मैंने जैसे वोट टाइप किया तो ध्यान से देखना, वोट में सबसे पहले इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में भी आ रहा है, इसका मतलब वो वर्ब भी है, तो मैं गिव क्यों लगाऊं। वोट आप जब नीचे जाओगे तो वोट का नाउन भी आएगा, है ना, जो आप वोट डालते हो वो भी वोट कहलाता है, वो नाउन में भी आएगा, लेकिन वर्ब में भी आ रहा है। तो इसीलिए गिव लगा के फिर से वोट लगाने का मतलब है कि हमने 2 लगा दिए, है ना।
क्लियर? चलिए अब सुनो ध्यान से। उत्थान करना के इंग्लिश अपलिफ्ट है शिक्षा यानी कि एजुकेशन। मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद सीधा कैन लगाओगे, क्यों? क्योंकि कर सकती है, सकता है, सकते हैं वाला केस है, और ये एबिलिटी बता रहा है बस। एजुकेशन कैन अपलिफ्ट कौन, किसको? हमारा उत्थान, ध्यान रखना हम, ठीक है, प्रोनाउन है। ध्यान से सुनना, अगर वर्ब के पहले आएगा और वर्ब के बाद आएगा तो डिपेंड करता है कि वर्ब के पहले आएगा कि वर्ब के बाद आएगा, प्रोनाउन चेंज करता है। यहाँ पे देखो वर्ब के बाद आ रहा है, अगर वर्ब के बाद आता है तो वो अस होता है, वर्ब के पहले आता तो वी होता, वर्ब के बाद आता तो देम होता, वर्ब के पहले आएगा तो दे होगा, है ना? पहले आया तो आई होगा, बाद में आएगा तो मी होगा, ठीक है ना? पहले आएगा तो ही होगा, बाद में आएगा तो हिम होगा। क्लियर? पहले आएगा तो शी होगा, बाद में आएगा तो हर होगा। और यू और इट वो तो दोनों तरफ सेम रहता है, ठीक है, यू और इट। अब आते हैं, देखो ध्यान से, एजुकेशन कैन अपलिफ्ट किसको? हमें। हमें मतलब वर्ब के बाद आ रहा है, अपलिफ्ट अस, ठीक है। आई कैन वोट फॉर द बीजेपी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। वेरी गुड, हटाओ उसको, ठीक है। पर्सन चिरंजीत इसलिए नहीं होगा क्योंकि पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, ठीक है। ये जरा रविकांत का प्रॉब्लम देख लो क्या है। पीपल कैन वोट फॉर एनीवन, त्रिलोक, मैंने इसलिए तो कहा ना आपको, क्या कहा कि प्लीज़ जो प्रेपोजिशन लिखवाते जा रहे हो ना, किनारे अपना नोट्स किनारे छोटा छोटा जो पॉइंट्स है वो बनाते चले जाओ, ठीक है। क्योंकि उस छोटे से चीज़ के लिए हम पूरा 15 घंटे का चैप्टर अभी नहीं पढ़ेंगे। इस क्लास में, इस बैच में लिखना सीखना है आपको, है ना? ध्यान रखो। चलो, क्लियर हो गया? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट में। सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, ठीक है। अब आप लोग इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते हो, राहत पैकेज का इंग्लिश क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट। और इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट। वोट के साथ टू एनीवन नहीं आता बेटा, भास्कर यही तो सिखाना है मुझे आपको, है ना? इंग्लिश में यही छोटी छोटी चीज़ें, प्रेपोजिशन ऐसे ट्रांसलेट नहीं होता। पीपल से पहले यहाँ द पीपल क्यों लगाएं बेटा? अब बताओ, आप कहना चाहते हो लोग, तो मैंने पीपल लिख दिया। कहाँ के लोग? द पीपल ऑफ इंडिया। निश्चित करेंगे तब हम द लगाएंगे, इसलिए इसमें कुछ नहीं। और द गवर्नमेंट क्यों? यस, रिलीफ पैकेज। वेरी गुड शिव। देखो सरकार यहाँ पे सब्जेक्ट है, द गवर्नमेंट कर सकती है, कैन। अब ऐलान, ऐलान का इंग्लिश क्या लिखा है? वेरी गुड शिव, बहुत अच्छा वर्ड लिखे हो आप, अनाउंस। जब भी कोई चीज ऐलान करते हो ना तो अनाउंस करते हो, है ना? अनाउंस क्या? राहत पैकेज, इसका इंग्लिश होता है रिलीफ पैकेज। वेरी गुड। और कहोगे मैम का कहाँ गया? बेटा मैंने कब कहा कि ट्रांसलेशन प्रेपोजिशन का भी होता है? भाई मैंने ट्रांसलेशन से पूरा सेंटेंस बनाना सिखा दिया, क्या काफ़ी नहीं है? प्रेपोजिशन का ट्रांसलेशन वैसे नहीं होता है जैसे आप लोग कर देते हो। सरकार सब्जेक्ट है, कैन लगाया क्योंकि एबिलिटी बता रहा है। कैन के बाद मुझे वर्ब चाहिए तो ऐलान का वर्ब लिख दिया मैंने। अनाउंस क्या? ऑब्जेक्ट, रिलीफ पैकेज, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, अब मैं आगे चलूं। पीपल से पहले यहां द का यूज मैंने बता दिया साची, वही सेम क्वेश्चन नीचे भी आया था
क्योंकि यहाँ पे कहीं विशेष लोगों की बात नहीं हो रही है। द तब आता है जब कोई डेफिनेट होता है, कोई निश्चित लोग होते हैं। रिलीफ बेटा RELIEF होगा। वहाँ पे क्या लाइन लग गया था ना, लाइन बन गया था शायद, देखो तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। रिलीफ सही कर दूँ मैं, यहाँ पे आपको शायद ये दिख रहा है ना, रिलीफ है। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? प्रियंकर अभी रुको। जो आपका कंपल्सरी इंग्लिश में मैंने एक दिन कहा है कि एक दिन मैं आपको द हिंदू भी कराऊंगी, है ना, वीक में एक दिन। तो वो मैं कराने का तरीका, क्योंकि उसमें एडिटोरियल इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको क्लास में कराऊंगी। आई कैन बी अ टीचर इशू, बिल्कुल सही है, मैं बन सकती हूँ। हाँ, रिलीफ फंड भी कह सकते हो, रिलीफ पैकेज एंड रिलीफ फंड दोनों कह सकते हो, है ना। चलो, सरकार किसी की नागरिकता नहीं छीन सकती है। सरकार, ये सरकार हमारे पास डेफिनेट सरकार है भाई, एक ही सरकार है, द गवर्नमेंट, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। द गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ध्यान रखना, कैन नॉट एक साथ लिखना। कई बार आप लोग सोचते हो ना कि कुड के साथ नॉट अलग लिखाता है, तो कैन के साथ भी नॉट अलग कर देते हो, कैन नॉट एक साथ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कैन नॉट एक साथ होता है। द गवर्नमेंट कैन नॉट, क्या बताओ, बताओ छीनना का इंग्लिश क्या होगा, जल्दी बताओ। यस रश्मिता, वेरी गुड। कैन नॉट टेक अवे एनी वंस सिटीजनशिप। यस, और कोई और वर्ड, एनी अदर वर्ड? पुल, अरे बेटा वो तो खींच के निकाल लोगे शालिनी, पुल मत लगाना। यस, टेक अवे, टेक अवे। स्नैच भी चलता है ना, डाइवेस्ट तो कोई वर्ड ही नहीं होगा यहाँ पे। स्नैच, वेरी गुड आशीष, यस। चलो, टेक बैक का मतलब ये होता है ना भास्कर, दिया और ले लिया, वो नहीं है, हमें दिया नहीं है, हमारे पास तो है पहले से, ठीक है ना। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे, टेक अवे का मतलब लिखो वापस ले लेना या छीन लेना। टेक अवे ले लेना या छीन लेना, ठीक है ना। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे क्या, किसी का, एनी वंस या वंस, कुछ भी लगा सकते हो, या तो वंस लगा दो या एनी वंस लगा दो। अब बोलोगे मैम ये एपोस्ट्रॉफी एस क्यों आया, तो अभी बताती हूँ। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे एनी वंस क्या, सिटीजनशिप। पहले तो इतना लिखो सिटीजनशिप, फिर मैं बताती हूँ कि वंस और एनी वंस का मतलब क्या है। ओके, चलो सुनो ध्यान से। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे वंस सिटीजनशिप या एनी वंस सिटीजनशिप। अब अपने कॉपी के कोने में जहां मैंने जगह बताया था आपको, वहां पे लिख लेना किसी का। ये जो किसी का, ये जो का है ना, ये का अधिकार बताता है, अधिकार बताता है। अगर किसी का इंग्लिश लिखोगे तो एनी वंस या वन एपोस्ट्रोफी एस, एनी वंस एपोस्ट्रोफी एस। राम का, राम्स एपोस्ट्रोफी एस, है ना। इसका भी अच्छा खासा पोर्शन है नाउन में, बाद में देखेंगे। 4 फीट तो बेटा होता है जब्त करना, दीपक 4 फीट का मतलब जब्त करना। एनी वन, एनी बडी, कुछ भी लगा दो, सिवेश, दोनों चलेगा। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे एनी बडीज रिलेशनशिप, ये सिटीजनशिप भी कह सकते हो या एनी वंस सिटीजनशिप कह सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए,
अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस में, बच्चे और बुजुर्ग बाहर नहीं जा सकते हैं। बच्चे, किसके बच्चे या कौन से बच्चे, उसकी बात ही नहीं हो रही है, सीधा चिल्ड्रेन। एंड बुजुर्ग, बुजुर्ग के लिए ओल्ड पीपल चलता है, लेकिन टेक बैक का मतलब राजीव ये हो जाता है कि वापस ले लेना। हमें सरकार ने दी होती तो वापस ले लेती, तो टेक बैक होता। ठीक है, ओल्ड पीपल होगा बेटा, ओल्ड खाली नहीं चलेगा, ओल्ड पीपल होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा सम्मानजनक वर्ड यूज कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स। या तो ओल्ड पीपल लिख दो या तो सीनियर सिटीजन्स लगा दो। चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स एक नहीं है, अनेक सिटीजन्स की बात हो रही है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है ना। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। तो हमें क्या लगाना है? हमें यहाँ पे एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है और सिटीजन का प्लूरल सिटीजन्स है। बाहर नहीं जा सकते हैं, कैन नॉट गो आउट। ठीक है, कैन नॉट गो आउट। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बच्चे और बूढ़े बाहर नहीं जा सकते हैं, इसकी बात कही मैंने। पीपल्स नहीं होता बेटा कुछ, पीपल प्लूरल वर्ड है और एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो अभी क्या बताया था? पोजेशन बताता है। लोगों का, तब पीपल एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। राम का घर, तो राम से एपोस्ट्रोफी एस हाउस हो जाएगा। एपोस्ट्रोफी एस प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल हम लोग इक्का दुक्का जगह पे होता है, वो भी मैं बाद में एक्सेप्शन में पढ़ाऊंगी। वरना एपोस्ट्रोफी एस उसका बता देता है। जैसे मैंने कहा लोगों का घर, तो पीपल एपोस्ट्रोफी एस हाउस हो जाएगा। देखो आउटसाइड इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आउटसाइड क्या, आउटसाइड देयर हाउस, उनके घर के बाहर की बात कर रहे हो, तो आउटसाइड हो जाता है, वो प्रॉपर नहीं है, सही नहीं। कैन नॉट गो आउटसाइड नहीं होगा बेटा, कैन नॉट गो आउट लगाओ। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ। ठीक है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, हम अपने शिकायत का निदान के लिए कोर्ट जा सकते हैं। हम पहले तो हो गया वी, जा सकते हैं, क्योंकि हमें पहले वी के बाद कैन चाहिए, कैन के बाद गो चाहिए। मैंने क्या कहा था भाई, कम से कम स्ट्रक्चर तक सही रखना। वी कैन गो, गो मतलब जाना, जाना कहाँ कहाँ? वी कैन गो कोर्ट। अब कहोगे गो कोर्ट कहते हैं क्या? खुद सोचो। आई गो कोर्ट कहते हैं? नहीं। क्यों? जब आप कहीं जाते हो ना, उस जगह की तरफ जाते हो, तो हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, तो होगा वी कैन गो टू। टू हो गया, क्लियर? अब ये जो कोर्ट हम जाते हैं वो एक प्रॉपर, कह सकती हूँ मैं, पर्टिकुलर जगह है जहाँ जा रहे हैं हम, है ना। वो नॉर्मल नहीं, पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं। तो गो टू द कोर्ट, द लगाना आर्टिकल। देखो कैसे प्रेपोजिशन और आर्टिकल आपका सारा सत्यानाश कर सकता है अगर आप उसका स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो। ठीक है ना, वी कैन गो टू द कोर्ट, क्या के लिए? शिकायत के निदान। इसका आप रट्टा मार लो कि जब हम निदान के लिए जाते हो, शिकायत के निदान के लिए, तो वी कैन गो टू द कोर्ट टू रेड्रेस अवर, इसके बाद यहां लिख दे रही हूं मैं, ग्रीवांसेस। चलिए पहले ये लिखिए, फिर मैं आपको समझाती हूं। सॉरी, टू रिजॉल्व आवर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व नहीं करते बेटा। आप किसी भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, उसको रिजॉल्व करते हो। टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्योंकि जो समस्या होती है ना, उसको आप रिजॉल्व करते हो।
ठीक है, गो अवे का मतलब जाओ, गो अवे का मतलब जाओ। शॉर्ट आउट कोई वर्ड नहीं बेटा, सॉर्ट आउट है, SORT। कुछ लोग कहते हैं प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, शॉर्ट आउट नहीं करते, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है ना, ये श और स जो है ना, ये सब की बैंड बजाए हुए हैं। सुनो, यस इशू, आप सेंटेंसेस लिख रहे हो, बिल्कुल सही है, सुनो ध्यान से। हम कोर्ट जा सकते हैं, वी कैन गो, गो कहाँ, कोर्ट। भाई जब कहीं जाते हैं ना तो टू का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसके कुछ एक्सेप्शंस तो बाद में देखेंगे। गो टू कोर्ट, फिर कहेंगे भाई कोर्ट जो है पर्टिकुलर जगह है, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट की बात करते हैं तो द लगा दो, क्योंकि वो डेफिनेट प्लेस है। तो गो टू द कोर्ट, क्या करने के लिए, निदान करने के लिए। अगर हमें सेकंड, एक तो पहले मेरे पास एक वर्ब आ गया, सॉरी, एक तो मेरे पास एक पहला वर्ब आ गया गो। अब इस गो के बाद फिर से मुझे वर्ब की ज़रूरत है, फिर से, तो मैं क्या करूँगी, टू लगा के और दूसरा वर्ब लगा दूँगी। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बाद में देखेंगे। लोवी मिन्हास का प्रॉब्लम देखो क्या है। We can go to the court to redress। redress का मतलब होता है निदान करना। निदान किस चीज़ का, हमारे शिकायतों का, यानी जो शिकायत होता है वो ग्रीवांसेस होता है। इसीलिए कई बार लिखते हैं कि SSC must have a cell to redress our grievances, है ना, ग्रीवांस रेड्रेसल सेल होना चाहिए, वही तो सेम चीज़ है ना। रेड्रेस का नाउन फॉर्म लगा दिया, है ना, रेड्रेसल, एडजेक्टिव फॉर्म लगा दिया रेड्रेसल। तो इसका मतलब क्या है कि रेड्रेस का मतलब निदान और ग्रीवांस का मतलब शिकायत। ये सब वर्ड याद रखना, ठीक है। जैसे आपके कई जगह पे आपके अलग से विंडो होता है, अलग से एक कंप्लेंट सेल होता है टू रेड्रेस योर ग्रीवांसेस, आपकी जो शिकायतें होती है उनको दूर करने के लिए। अब हम धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब का इंग्लिश लिख दो नाउ, कॉमा लगा दो, क्योंकि हम से तो ये अलग ही है, हम, वी। अब फिर ये धर्म पे मत उतर जाना, पहले देखो सकते हैं यानी कि एबिलिटी बता रहा है, वी कैन। नहीं की बात बता रहा है भाई, वी कैन नॉट। क्या कर सकते हैं, भेदभाव। तो भेदभाव करना, भेदभाव करना का इंग्लिश क्या होता है, होता है वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। भेदभाव करने का इंग्लिश लिखो प्रॉपर। मैं आपको वो वर्ड्स दे रही हूँ जो वर्ड आपके संविधान में है, ठीक है। वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट क्या, हम धर्म और जाति के आधार पर, यानी वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, हमारे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था कि डिस्क्रिमिनेट किसके खिलाफ या क्या चीज़ को, वो सब नहीं था। अब सीधा है धर्म और जाति के आधार पर। के आधार पर का इंग्लिश क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ, है ना, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ। जाति और धर्म ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अब यहां पर मैंने धर्म और जाति लिख दिया है। इंग्लिश में जनरली देखना आप कास्ट एंड रिलीजन रहेगा, यानी जाति और धर्म, जाति पहले होता है फिर धर्म बाद में होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। नाउ वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। रश्मिता बिल्कुल सही बनाई हो, खाली कास्ट एंड रिलीजन कर देना, ठीक है ना। यस, क्या ये कहना सही होगा कि अगर दो सेंटेंस में दो वर्ब हो तो टू दूसरा वर्ब नहीं, एक सेंटेंस के बाद
अगर हम दूसरे वर्ब से कनेक्ट करना और आगे जा रहे हैं तो टू के साथ फिर वर्ब का बेस फॉर्म होगा, ठीक है ना। रिलीजन का स्पेलिंग सही करो प्रियरंजन, आपका स्पेलिंग गलत है, ठीक है। नाउ वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। रविकांत का प्रॉब्लम देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक हो गया? नेक्स्ट आओ, बोलो समझ में आ रहा है अच्छे से? अठारह साल की उम्र की लड़की अपने जीवन साथी को चुन सकती है। 18 साल की उम्र की लड़की अ गर्ल, बोलोगे मैं अ गर्ल कहाँ से आया? मैंने क्या कहा है, आर्टिकल ऑफ प्रेपोजिशन में ही ध्यान रखना पड़ेगा। यानी 18 साल की उम्र की लड़की, आप हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में के लिए हिंदी में लिखना चाहिए था हमें 18 साल की उम्र की एक लड़की या कोई भी लड़की, यानी कि सिंगुलर लड़की लगाना है तो आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई पर्टिकुलर लड़की नहीं जो एक कोई डेफिनेट लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए अ गर्ल ऑफ 18 ईयर्स, 18 है तो 18 ईयर्स, अगर एक साल होता तो 1 ईयर, 18 है तो 18 ईयर्स। अ गर्ल ऑफ 18 ईयर्स चुन सकती है, कैन चूज, कैन चूज। अब सुनो ध्यान से, वो अपने जीवन साथी चुनेगी ना, ध्यान रखना, ये लड़की है, ये अपना जीवन साथी चुनेगी तो शी कैन चूज हर हस्बैंड। ध्यान दो, ये प्रोनाउन जो है सब लोग गलत करते हैं, और वो हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। शी कैन चूज हर हस्बैंड, he can choose his wife, we can choose our occupation, they can choose, वो अपना चुन सकते हैं, their profession, ठीक है ना। we can choose our, they can choose their, आप चुन सकते हो, you can choose your wife, it can choose its, आगे जो भी हो, क्योंकि नॉन लिविंग एनिमल के लिए यूज होता है ना। ही शी इट आई अगर हो तो आई कैन चूज माई वाइफ, आपका हो गया तो क्लियर। यानी कि ये जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव का पोर्शन है बेटा, ये पजेसिव एडजेक्टिव का, वो इसको भी किनारे लिख के रखना कि मैं अपना चुन सकता हूँ तो आई कैन चूज माई वाइफ, वो अपने हस्बैंड चुन सकती है, शी कैन चूज हर हस्बैंड, वो लड़का अपना हस्बैंड चुन, खाली मैं अपना अपना ही बोल रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। वे लोग अपना चुन सकते हैं, दे कैन चूज देयर वाइफ, यू कैन चूज योर वाइफ, ठीक है। आ जाओ वापस। अ गर्ल ऑफ 18 ईयर्स कैन चूज, लड़की है तो हर जीवन साथी, लाइफ पार्टनर। 18 साल की, तो ये देखो स्ट्रक्चर, 18 ईयर्स की तो अ गर्ल ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, लाइफ पार्टनर, ठीक है। हम प्रवासी मजदूर की समस्या समझ सकते हैं। प्रवासी मजदूर बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है ना, बहुत बातें आ रही है प्रवासी मजदूर की। ईयर बिल्कुल नहीं लगा सकते हो रोहन, बिकॉज इट इज 18 प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा ना यार। 18 साल है, 18 18 ईयर्स, 1 ईयर होता। जरा रिफ्रेश करो, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, प्रवासी मजदूर का इंग्लिश पूछा मैंने, प्रवासी मजदूर का इंग्लिश पूछा। अरे रूपम क्या लिख दिया आपने, एक लड़की है तो देयर पार्टनर्स कहाँ से चुन लेगी, हर पार्टनर होगा ना, कितने पार्टनर्स चुनवाओगी एक लड़की को रूपम सिंह। हाँ, एक तो लड़की एक लिया आपने, पजेसिव लड़की एक लिया तो हर लगाओगे, आपने देर लगा दिया और आपने दुनिया भर के पार्टनर्स चुनवा दिया। एक ही जीवन साथी चुनना है बेटा। माइग्रेंट लेबर, वेरी गुड अभिषेक, यही मैं चाह रही थी। हम प्रवासी मजदूर की समस्या समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं मतलब कैन समझना का इंग्लिश अंडरस्टैंड,
अब पहले तो इतना तो बना कर रखना पड़ेगा आपको। देखो हम यहाँ था, समझ सकते हैं यहाँ था। अब भाई बीच में ऑब्जेक्ट होता है ना, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश में लास्ट में जाएगा ना। प्रवासी मजदूर की समस्या, इसको जानते हो ना, इंग्लिश में उलटते हैं द प्रॉब्लम ऑफ। अब कहोगे मैम द क्यों लगाया, तो मैं फिर से एक रूल लिखाने वाली हूं आपको। द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेंट। माइग्रेंट वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जीवन यापन का कमाई करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब हमारी जो बात हो रही है, अब हमारी जो बात हो रही है वो माइग्रेंट्स की खाली नहीं हो रही है। माइग्रेंट जो मजदूर है उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो जिनकी बात हो रही है वो लेबर है, वो लेबरिंग करते हैं, वो लेबर का काम करते हैं। प्रॉब्लम्स, अब एक प्रॉब्लम नहीं है, समस्याओं की बात है ना। देखो तो नहीं, खाली समस्या की बात है, तो मैं एस काट दूं, ठीक है ना। द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। ये क्या हुआ, ठीक है, क्या करूं? साढ़े 8। सब रिकॉर्ड हो रहा है। We can understand the problem of migrant laborers, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? माइग्रेंट वर्कर्स भी चलेगा बेटा। देखो लेबर करने वाले लेबरर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। लेबर करने वाले लेबरर्स कहलाते हैं। उसका टेक टीम को दो, उसका प्रॉब्लम को, तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब किसान और सब्र नहीं रख सकते हैं। अब अगेन नाउ लगाओ सबसे पहले तो, है ना। अब आप सीधा का सीधा नाउ लगाओ। अब नाउ किसान, किसान का मतलब हो गया क्या, फार्मर्स कैन नॉट। अब बताओ, और सब्र, और मतलब अभी तक तो सब्र था, सब्र रखना का इंग्लिश होता है कीप पेशेंस या हैव पेशेंस। और सब्र मोर पेशेंस, यानी कि अब जितना हो गया उसके आगे सब्र, तो एनी मोर पेशेंस। नाउ फार्मर्स कैन नॉट कीप एनी मोर पेशेंस। अब आगे और सब्र नहीं रख सकता। बताइए आप लोगों ने क्या लिखा है, चैट बताइए, चैट में बताओ मुझे क्या लिखे हो। ओके, आपने वेट लगा दिया, यानी कि इंतज़ार नहीं कर सकता है देवेंद्र, आपने इंतज़ार लगा दिया, है ना। होना चाहिए और सब्र, पेशेंस का मतलब होता है सब्र। अब ये कह सकते हो कि और सब्र नहीं रख सकता, यानी कि सब्र, अगर जिसमें सब्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो पेशेंट कहते हैं। तो कह सकते हैं फार्मर्स कैन नॉट बी एनी मोर पेशेंट, वो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ रखने की बात हो रही है, तो हैव पेशेंस की बात हो रही है। रविकांत को का बिल्कुल बोलो, उसको फ़ोन करके एक बार चेक करेगा क्या हुआ है। लोग सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लोग की, तो हम 12 का ऊपर लिख दें, पीपल, पीपल हो गया। अब रह सकते हैं, नहीं रह सकते, नहीं, कैन नॉट, मेरा कैन का कैन नॉट हो गया। अब हुआ निर्भर होना, निर्भर इज रिलाई, और निर्भर
होना या निर्भर रहना, इन दोनों का मतलब होता है रिलाई। रिलाई खुद ही वर्ब है। रिलाई का मतलब होता है निर्भर होना या निर्भर करना। कैन नॉट रिलाई। रिलाई किस पर? सरकार पर। यहां पे रिलाई के साथ प्रेपोजिशन ऑन आता है, ठीक है, याद रखना प्रेपोजिशन रिलाई के साथ फिक्स्ड है ऑन। पीपल कैन नॉट रिलाई ऑन, किस पर? सिर्फ सरकार पर। ऑन द गवर्नमेंट ओनली। ओनली मतलब सिर्फ। अब अगर अब तो नहीं है इसमें, लोग, लोग मतलब पीपल। जैसे पीपल आया उसके बाद हम कैन नॉट लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब, पहले इतना तो कर ले, बाकी चीज़ें बाद में है ना। डिपेंड के साथ ऑन भी बिल्कुल चलेगा। यस ए कुमार बिल्कुल सही है। कांट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट ओनली, रश्मिता बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने 12th तक करा दिया। अब इसके आगे का मैं चाहती हूँ आपको होमवर्क देना, लेकिन मैं वोकैबलरी के साथ देना चाहती हूँ। और आपका स्पोकन का भी मटेरियल मुझे लगता है आज रात तक पहुँच जाएगा आपके पास। ऐसे कल संडे है तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको, तो मंडे आप लोग थोड़ा उसको रीड करके आओगे, ठीक है। अब आओ मैं आपको सेंटेंसेस दे दूँ और होमवर्क दे रही हूँ, इसलिए ध्यान रखना जो दे रही हूँ छुपाना इस होता है हाइड, ठीक है। खाते का मतलब तो समझते हो, अकाउंट का है, अकाउंट हो गया। मिलना इज गेट। खतरे में डालना, ये याद रखना, खतरे में डालना, इस पूरे का मीनिंग होता है, खतरे में डालने का इंग्लिश एंडेंजर। ये वर्ब है, ठीक है ना, एंडेंजर। खतरे में डालना का इंग्लिश हुआ एंडेंजर। मैम डिपेंड क्यों नहीं हो सकता? लगा तो कोई बात नहीं, डिपेंड लगा सकते हो, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, दोनों चलेगा बेटा। प्रियरंजन बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वुहान में अभी भी कोरोना के केसेस देख सकते हैं। वुहान का खाली इंग्लिश सही लिखना स्पेलिंग, क्योंकि जानते हो अगर शहर का, देश का नाम इंग्लिश में नहीं आएगा ना, जैसे चीन बोल देते हो आप लोग, चाइना बोलोगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आप मिस्र बोल देते हो, वो इजिप्ट है, ठीक है ना। तुर्की बोल देते हो, दैट्स टर्की। क्लियर? तो इंग्लिश वाले नाम को अब याद रखना, देशों के नाम को भी हम एक बार पूरा कंप्लीट देश का जो इंग्लिश नेम है ना वो हम करेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वोकैब दे रही हूँ, देख लो, मैं सारा नहीं कर रही हूँ, सारा वोकैब दे रही हूँ खाली, ठीक है। तत्कालिक, तत्कालिक का मतलब होता है अभी अभी का, मतलब तुरंत, इमीडिएट, ठीक है। और राहत का इंग्लिश होता है रिलीफ, ठीक है। मानव जाति पूरा देखोगे तो मैनकाइंड कह सकते हो। मैनकाइंड मतलब पूरा इंसान की प्रजाति। पटरी से उतारना का इंग्लिश होता है डिरेल। देख रहे हो ना, रेल पे पटरी में, रेल पटरी हुआ, पटरी से उतारने का वर्ब है ये, वर्ब डिरेल, ठीक है। दहेज का इंग्लिश होता है डाउरी। और प्रताड़ित का मतलब होता है एक्सप्लॉइट, हैरास, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? चलिए मैं आपको सिर्फ वर्ड दे रही हूँ। वायरस का इंग्लिश तो आपको पता ही है, वही सेम चीज़, लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ पैराग्राफ में, लड़ सकते हैं, लड़ना तो फाइट होता है। अधिकार का मतलब होता है आपका राइट्स, अपने राइट के लिए, राइट हो या राइट्स हो, देख लेना क्या बोलना चाह रहा है। वंचित नहीं कर सकता है, वंचित करना इज डिनाई। वंचित करना, खाली मैं वंचित करने की बात करूंगी, ठीक है ना। वंचित करना इज डिनाई। कोई भी व्यवसाय चुन सकते हो, तो मैंने करा ही दिया था।
हमारा शोषण, शोषण करना, शोषण करना का वर्ब जो है वो है एक्सप्लॉइट, ठीक है। अपमानित करना इज इंसल्ट। हमारी जाति निर्धारित करना, निर्धारित करना, निर्धारित करने का इंग्लिश होता है डिटरमिन। मैं आपको सिर्फ वर्ब दे रही हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बनना तो बिकम होता है। जाति सूचक या नस्ल सूचक शब्द, ठीक है ना। ऐसे होता है जैसे नस्ल सूचक शब्द जो होते हैं ना, तो उसको रेसिस्ट रिमार्क भी कह देते हैं और कई बार कास्टिस्ट रिमार्क भी कह सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा कोई टिप्पणी जो नस्ल से रिलेटेड हो उसको रेसिस्ट रिमार्क भी कह सकते हैं, और कास्ट से रिलेटेड हो तो कास्टिस्ट रिमार्क भी, रिमार्क है बेटा। रिमार्क, रेसिस्ट रिमार्क और कास्टिस्ट रिमार्क, ठीक है ना। और ये करना तो मेक हो जाएगा, वर्ब के रूप में मेक लगा दोगे, नहीं तो शब्द के लिए तो पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, वर्ड्स रिलेटेड टू कास्ट और रेस। प्रयोग करना हो जाएगा तो यूज करना हो जाएगा। यहां पे यूज कर रहे हैं अगर इस स्ट्रक्चर में तो मेक लगा सकते हो। सजा मिल सकती है, कैन गेट पनिशमेंट। संविधान की खूबसूरती, खूबसूरती, ठीक है, खूबसूरती का होगा ब्यूटी। महसूस करना इज फील। सम्मानजनक जीवन, रेस्पेक्टेबल लाइफ, जिसमें आपको सम्मान मिलता है, आप रेस्पेक्टेबल लाइफ की बात करते हो। किसी के प्रति आप सम्मान दिखाते हो तो आप रेस्पेक्टफुल होते हो, ठीक है ना, और सम्मान पाने लायक होते हो तो रेस्पेक्टेबल होते हो, ठीक है। बताओ, ये सारे वर्ड्स हमने दे दिए। नेक्स्ट क्लास में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग करके आओगे और इसके आगे हम बढ़ेंगे। मंडे को स्पोकन है। स्पोकन के लिए मैं आपको आज एक स्टोरी पोर्टल में डालने जा रही हूँ। उस स्टोरी को आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग उस दिन उस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। मैं बहुत सारे स्टोरीज़ कराऊंगी आपको, क्योंकि मैंने क्या कहा है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, चारों काम करना है आपको, ठीक है। और मैं अभी थोड़ा सा डाउट्स देखना चाहूँगी। डाउट्स में नीचे ले जाइएगा, नीचे है थोड़ा सा, कुछ कुछ शुरू में था। हाँ, सक्षम वो थोड़ा सा वो जानते हो, थोड़ा प्रोटेक्शन के कारण वो सब है। आपको, मुझे तो गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, मैं शाम को मिलती हूँ आपसे तो आप गुड इवनिंग ही बोलोगे, ठीक है। बस मुझे लग रहा है आप लोग का तो कोई डाउट्स नहीं था। और जिसको भी कोई पीओ बैच के लिए, देखो बेटा, एसबीआई पीओ का जो है ना, यानी पीओ का बैच तो ऑब्जेक्टिव बैच अलग चल रहा है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो और अगर पीओ में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के कारण दिक्कत हो रहा है ना, तब ये बैच आपके लिए है। खासकर अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आगे ऊपर ई बुक, देखो बेटा, ई बुक तो हमारा आने वाला है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। आप लोग को जो पीडीएफ देना है मैं वो अलग से दूंगी, वो पीडीएफ आपको आपके पोर्टल में मिलेगा, ठीक है।
अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में रखना चाहते हो प्रदीप, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम के हो और इंग्लिश में रखना चाहते हो तो आपको जिस तरह से मैं करा रही हूँ वैसे करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए बस इतना ही रहता है, स्टोरी वगैरह प्रोवाइड करेंगे सब। शिखा आप लोग सिर्फ 2-3 दिन टाइम तो बेटा 24 आवर्स लेता है, लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ करवा रहे हैं आपके लिए, अब वो टेंशन मत लो। चलिए, थैंक यू सो मच।